चलिए आज 29 सितंबर को हम बात करेंगे, वही मॉरियंस पे बात करेंगे और काफी कुछ हम बात कर चुके हैं। एक बार देख भी लेंगे हमने किस किस पे बात कर लिया, फिर आगे बढ़ाते हैं। और आज 29 सितंबर, आज कुछ होता है, क्या होता है? वर्ल्ड हार्ट डे होता है आज, राइट? वर्ल्ड हार्ट डे होता है आज, वर्ल्ड हार्ट डे। किस किस के कोलैबोरेशन से होता है ये? वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? और हमारा एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर क्या है हेल्थ के लिए? एसडीजी गोल कौन सा हमारा? थर्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्ड है ना हमारा हेल्थ के लिए। यस सर। तो थोड़ा बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी। अश्विन मैम, जय हिंद। जय हिंद सर। चलिए अब एक बार रिदम बना लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो मॉरियंस में हमने सबसे पहले जो पढ़ा है वो हमने लिमिट की बात करी थी। अरे एक सेकेंड गाइस, हमने सबसे पहला जो पढ़ा था वो लिमिट की बात करी थी कि लिमिट किसमें? लिटरेचर में लिमिट है। और इसमें मेन लिटरेचर हमारे तीन माने जाते हैं, कौन कौन से हैं? अर्थशास्त्र, इंडिका, महाभाष्य। आर यू श्योर? महाभाष्य? अशोक एडिक्ट से थे। आज का व्रत चल रहे हैं वर्षा जी आपके? हाँ जी सर। तभी चलो, तब जस्टिफाइड है। व्हाट वाज दी स्ट्रक्चर पे हमने चर्चा करी थी, राइट? किस तरह का स्ट्रक्चर था वगैरह वगैरह। और इसमें हमारे दो नाम आते हैं, एक गेरार्ड आता है, गेरार्ड फुसमैन, याद होगा आप लोगों को, गेरार्ड फुसमैन। और दूसरा कौन है? रोमिला थापर। ठीक है, इस तरह के जो नाम होते हैं कभी कभी यूजीसी नेट में तो डायरेक्ट आते हैं आपके, और आपके मेंस में अगर आप इनका नाम, इनका रेफरेंस देके मेंस लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा, थर्ड में हमने देखा एक सीधे ले जा रहा हूँ, कौटिल्य के मेमोयर में हम गए थे। कौटिल्यास मेमोयर, मेमोयर क्या होता है? स्पेसिफिक ऑटोबायोग्राफी। एब्सोल्युटली, वेरी गुड, ठीक है। फिर हमने सप्तांग की बात करी थी, सप्तांग की हमने बात करी थी। और सप्तांग को मैं किस और नाम से बोल सकता हूँ? प्रकृति, एब्सोल्युटली, ठीक है। फिर हमने एक एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करी थी, क्या वहां पर हमें एब्सोल्यूट मोनार्की दिखती है? तो इसमें हमने रेफरेंस किसका दिया था ये प्रूव करने के लिए, हाँ भाई एब्सोल्यूट मोनार्की है। रेफरेंस किसका दिया था? क्या मैं कह सकता हूँ एडिक्ट्स का रेफरेंस दिया था कि एडिक्ट्स में किसका नाम रहता था? अशोक। फिर तो इवेंचुअली हमने, अगर गेरार्ड और रोमिला थापर को लूं, यानी कि 2 वाला ये है, 5 वाला ये है, तो 2 और 5 को मिलके देखूं तो मुझे क्या समझ में आता है? मुझे ये समझ में आता है कि एब्सोल्यूट मोनार्की के साथ यहाँ पर जो रूल था वो डिसेंट्रलाइज था। ये सुनो, यस सर। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। फिर हमने 6th में देखा था अबाउट दी अर्थशास्त्र डिटेल, अर्थशास्त्र डिटेल हमने देखी, क्या क्या लिखा है उसमें, किस तरह के ऑफिसर के नाम है वगैरह वगैरह, हम डिस्कस कर रहे थे। यस, जैसे हमने काफी कुछ देखा, अब वो आपको याद करना ही पड़ेगा वो सारा का सारा, ठीक है। फिर हमने आई थिंक एक सिमिलरिटी देखी है अर्थशास्त्र और अशोका के आइडल्स में, और डिसिमिलरिटी भी देखी है, कहाँ पर ये एक है कहाँ पर ये अलग है अशोका के आइडल से। फिर हमने एक, मैंने बात करी थी आपसे काउंसल्स, काउंसल्स हमें दिखते हैं पर अलग अलग साहित्य में अलग अलग काउंसिल को बताया गया है ना। काउंसिल्स की हमने बात करी थी, अलग अलग साहित्य में अलग अलग काउंसिल्स के बारे में बताया गया है। यस। और फिर हमने 8th में देखा था ऑफिसर्स के बारे में देखा था, ऑफिसर्स और एज पर अर्थ शास्त्र, राइट। और अशोकास का महामतास भी शायद हमने चर्चा कर ली थी ना, अशोका के महामतास। जरा मुझे बता देना, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ मैंने कहां तक पढ़ा दिया। ऑफिसर्स तक ही किया था। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, चलो कोई नहीं, अशोकास महामाता से हम शुरू करेंगे, और जैसे भी मैंने आपको बताया ना वैसे ही अपने नोट्स बनाना, ठीक है। पैराग्राफ पैराग्राफ जैसे मेन हेडिंग लिखी और उस हिसाब से नोट्स बनाना, तो आपको याद करना इजी हो जाता है, राइट। तो आज की जो चर्चा रहेगी हमारी वो रहेगी, हाँ जी पूनम जी। सर आपने वर्ल्ड हार्ट डे वाले का 2 जने का कोलैबोरेशन बताया था ना, एक WHO और दूसरा कौन सा बताया था आपने? वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठीक है। और एसडीजी गोल कब से कब तक हैं ये?
एसडीजी गोल का ये टाइम पीरियड क्या है? पहले तो मिलेनियम गोल थे ना, मिलेनियम एमडीजी मिलेनियम गोल थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को किसने रिप्लेस किया? एसडीजी ने किया ना? यस और नो? तो एसडीजी का समय काल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का समय काल क्या है? 2030 तक। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। 2030 तक, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। चलिए, तो आज की जो चर्चा है हमारी वो शुरू होगी अशोकास के महामतास से। अशोकास महामतास, लेट्स सी क्या है ये अशोकास के महामतास। ठीक है, लेट्स सी। देखो, क्वेश्चन है, पहले हम समझते हैं ये जो महामतास शब्द है ये हमें अशोका के एडिक्ट्स में ही दिखता है या ये हमें कहीं और भी दिखता है? तो यहाँ पर एक ये आपको अर्थशास्त्र में भी दिखता है, सबसे पहले याद रखना। अर्थशास्त्र में भी दिखता है ये। क्या ये शब्द कौन सा? महामतास। तो मैंने क्या बोला हमेशा आपको, जब भी आपको एक से शब्द दो साहित्य में दिखते हैं, दो अलग अलग लिटरेचर में दिखते हैं, तो उसको हम सत्य मान लेते हैं। ठीक है, चलो भैया, अब देखो, अगर हम बात करें अशोका के इंस्क्रिप्शंस की, ठीक है, तो एक नाम हमें मिलता है, एक नाम हमें मिलता है, वो है आपका अंत महामतास। महामतास, क्या कहा मैंने? अंत महामतास। ठीक है, अब ये जो शब्द है इसको कहीं कहीं पर केवल महामतास भी लिखा है, महामतास। अब समझने वाली बात है, जो अंत महामास है, अब आपके एग्जाम वाइज हमने देखना है ना, हमारा एग्जाम सॉल्व हो जाए, तो ज्यादातर आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि वो नाम दे देते हैं और पूछते हैं इसकी ड्यूटी क्या थी। ठीक है, तो ये जो अंत महामतास है इसकी जो ड्यूटी होती थी वो होती थी, इसके पास चार्ज होता था, इसके पास चार्ज है फ्रंटियर एरियाज, फ्रंटियर एरियाज इसके अंडर रहते थे, उनकी सिक्योरिटी देखना। अब क्वेश्चन है कि फ्रंटियर एरियाज क्या होते हैं, बता सकते हो? जो बॉर्डर। एब्सोल्युटली, जैसे आज के समय में क्या मैं कह सकता हूँ, राजस्थान एक फ्रंटियर एरिया है, ये स्टेटमेंट यस सर। जस्टिफाइड है मेरा? क्या मैं कह सकता हूँ पंजाब एक फ्रंटियर एरिया है? यस सर। क्या मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड एक फ्रंटियर एरिया है? यस सर। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ तेलंगाना एक फ्रंटियर एरिया नहीं है? यस सर। ठीक है, तो आप समझ गए ना। तो याद रखना, ये आपके नोट्स कैसे बनना है, नोट्स में बहुत डेप्थ मत लिखना, सिर्फ ये लिख देना अंत महामतास और उनका चार्ज, दैट्स इट, ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वो है आपका इति, आई टी टी सॉरी, इथी, ITTHI, इथी, JHAKKA, इथी झक्का। ठीक है, इत्ती झक्का महामता, महामता, इत्ती झक्का महामता। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी ड्यूटी क्या थी। इसकी ड्यूटी थी, इसके पास जो चार्ज था वो था आपका विमेन वेलफेयर। अब देखो यहां से, चलो ये तो हो गया आपका ना, ये तो प्री के हिसाब से या वनडे के एग्जाम है, यूजीसी नेट है, यहाँ पर आपके काम आएगा डेटा, इतना डेप्थ। बट आपके मेंस में कैसे काम आ सकता है, अगर आपसे कभी ऐसा प्रश्न है कि अशोका के बारे में आपने कुछ बताना है, क्या वो फेमिनिस्ट था या नहीं था, तो ये स्टेटमेंट, ये डेटा उठा के आप उसको बता सकते हो कि अशोका एक फेमिनिस्ट भी था। क्या मैं समझा पाया? यस। आपकी जो भी बात होती है ना उसके पीछे आपने तथ्य देना होता है, एविडेंसेस देने होते हैं, तो आप प्रूफ कर सकते हैं अपनी बात। तो ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यहाँ पर आप दिखा सकते हो, वहां पर महिलाओं का भी सम्मान था, अशोका एक फेमिनिस्ट था। ठीक है, चलो आगे बढ़े, हो गया यहां तक? यस सर। ठीक है, अब देखो एक है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका धम्म, एक सेकेंड, धम्म महामतास, महामतास। अब देखो महामतास से आप समझ गए होंगे, महामतास ऑफिसर्स हैं। तो धम्म महामतास जो है ये एक नए टाइप के ऑफिसर्स थे जो किसने रिक्रूट किए? अशोका ने। ये नए ऑफिसर्स थे
जो रिक्रूट करे अशोका ने, यानी कि जो पहले के महामतास थे वो चंद्रगुप्त मौर्य से चले हुए आ रहे हैं, या हम और कह सकते हैं कि हो सकता है नंदा से ही निकल रहे आ रहे हो, मगध के समय से चल रहा है ये। पर जो ये वाले हैं धम्म महामतास, इनको लाया है, ये नए कैडर हैं, नए ऑफिसर हैं, जो किसके द्वारा बनाए गए हैं? अशोका के द्वारा। ठीक है, ऑब्वियसली अब नाम से पता चल गया। इनकी ड्यूटी, इनका चार्ज क्या है? इनका चार्ज है कि अच्छी तरह से जो धम्म है ना, जो धम्म है वो फैले, स्प्रेड। आपने देखा ही है हमारे मेजर और कैडेट कितने हैं टोटल? हाउ मेनी मेजर और कैडेट्स वी हैव? 14 14, वेरी गुड। और हाउ मेनी मेजर पिलर एडिक्ट वी हैव? 6 और 7। ठीक है, और इसीलिए याद रखना। तो इन सबको आप देखते हैं, कोई कहीं पर पढ़ा है, कोई कहीं पर पढ़ा है, तो इन सबकी जिम्मेदारी जो है वो किसकी रहती थी? धम्म महामतास की। तो आइए, हमने क्या पढ़ा है? हमने कुछ महामतास के बारे में बात करा है, राइट। तो हमने ये भी देखा कि महामतास आपके अर्थशास्त्र में भी मेंशन किए गए हैं, राइट। और हमने सबसे पहला देखा था अंत महामतास। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा, उसका नाम थोड़ा अजीब सा है, इत्थी इत्थी झक्का महामता। ठीक है, और तीसरा हमने क्या देखा? धम्म धम्म महामता। तो ये 3 महामता में हमें ये भी देखा कि ऊपर के जो 2 हैं, हो सकता है ये पहले से चले आ रहे हों, पहले से अब चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकता है, या इससे पहले जो नंदा वंश था वो यूज करता हो। पर ये वाला जो है, ये वाला किसने क्रिएट किया है? अशोका। अच्छा, और आप किस बात से प्रूव कर सकते हो कि कहीं ना कहीं जो मौर्यन साम्राज्य है वो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी का है? इतिका। ठीक है, इत्थी झक्का महामतास से। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ अशोकास के महामतास। और याद रखना, महामतास का जिक्र आपका अर्थशास्त्र में भी मिलता है और इंस्क्रिप्शन में भी, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है प्रोविंसेस अंडर मौर्यास। अब हम चर्चा करेंगे, ऑलरेडी हमने इसमें थोड़ी चर्चा करी है, पर अभी थोड़ी और एलेबोरेटेड फॉर्म में करेंगे। प्रोविंसेस अंडर मौर्यास। ठीक है, अब देखते हैं, लेट्स सी। अभी तक हमने ये चर्चा करी है कि कुछ प्रोविंसेस को डायरेक्ट रूल करते थे और कुछ प्रोविंसेस को इनडायरेक्ट वे में रूल करते थे, राइट। और जो हमारी पेरिफेरल होती थी, पेरिफेरल मतलब क्या होता है? हाँ, जो आउटर एरियाज होते हैं, ठीक है। तो आउटर एरियाज यानी कि जो पेरिफेरल एरियाज होता था, उसको ये लोग इनडायरेक्ट वे में रूल करते थे, और जो इनका जोन, कोर जोन होता था, वहां पर ये डायरेक्ट रूल करते थे। ये सबको क्लियर है ना? यस। अब यहाँ पर देखो, सबसे बढ़िया, जो सबसे तगड़ा सोर्स है हमारे पास, सबसे अच्छा, सबसे ऑथेंटिक जिसे हम मान सकते हैं, वो है इंस्क्रिप्शन ही है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस के आधार पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, क्या क्या है करके, ठीक है। तो इतना श्योर है कि मौर्यन अंपायर जो है वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। तो ये मौर्यन अंपायर है, इस तरह से ये प्रोविंसेस में डिवाइड है, राइट। इस तरह से प्रोविंसेस में डिवाइड है, और इन प्रोविंसेस को जो हेड करते थे वो गवर्नर करते थे। ब्रिटिश शासन से भी मिल रहा है ना, ब्रिटिशर्स भी तो ऐसे थे, यस सुनो। अब ये अभी तक ये समझा जा चुका है, ये समझा जा चुका है कि कम से कम ये प्रोविंसेस एटलीस्ट कितने थे? 4। ठीक है, एटलीस्ट, हाँ, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, पर एटलीस्ट 4 प्रोविंसेस हैं, ठीक है। अब वो कैसे हैं? अब वो 4 प्रोविंसेस हम देखेंगे कैसे हैं। तो एटलीस्ट कम से कम कितने माने गए हैं? 4। तो जो आइडिया मिलता है, पहले हम देखेंगे अ सदर्न वन, एक दक्षिण वाली, ठीक है। अब इसका जो एक सेंटर था, ठीक है, यानी कि एक तरह से कैपिटल कह सकते हो आप, जो इसका सेंटर था वो था आपका सुवर्ण सुवर्णगिरी। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, सुवर्ण, SUVARNAGIRA। क्या कहा मैंने? जो सदन था उसका सेंटर क्या है, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में याद रखना है। यहां तक क्लियर है? सर ये सदर्न 4 ये एटलीस्ट एक बार दोबारा बताना, ये है क्या? मैंने कहा, जो हमने कहा, ये इनका अंपायर्स प्रोविंसेस में डिवाइड था, राइट। यस सर। तो अभी तक जो पढ़ा जा चुका है उस हिसाब से ये क्लियर हो रहा है कि कम से कम इनके 4 प्रोविंसेस तो थे।
ठीक है। और 4 प्रोविंसेस में हमने सबसे पहला पढ़ा है दक्षिण वाला, तो दक्षिण वाले का सेंटर क्या था? सुवर्णगिरी। क्लियर हुआ Yes. बाकी लोग को? अब वैसे ही नदन का देख लेते हैं। नदन, ठीक है। नदन का हमारा जो एक तरह से सेंटर कह सकते हो या हेडक्वार्टर भी कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हेडक्वार्टर ही कह दो। तो ये है आपका तक्षशिला, ठीक है। वैसे ही अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं, एक्सक्यूज मी, इसका जो हेडक्वार्टर था वो था उज्जयिनी, UJJAYINI, हाँ NI, तो उज्जयिनी, ठीक है। और जो क्या बचा? ईस्टर्न, ईस्टर्न का जो है, ठीक है, ईस्टर्न का जो था उसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका तोसाली, तोसाली। अब देखो आपको एग्जाम के लिए कितना अच्छा डेटा मिल गया है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम का परफेक्ट डेटा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कम से कम हमें क्या पता चला कि इनके जो प्रोविंसेस हैं वो कम से कम कितने में डिवाइड हैं? 4 में। और ये आपने याद करना है। क्या मैं समझा पाया? Yes. Yes, sir. चलो आगे देखते हैं आगे क्या डेटा हमें मिलता है। और आई थिंक ये पूछे गए हैं क्वेश्चन पे, मैं वो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस बनवा रहा हूँ, खासकर यूजीसी नेट वाले, जैसे कि आप लोगों का। और आई थिंक आपके पास 1500 2000 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे पूरे, जितने जब स्टार्टिंग से भेजे हैं। Yes, sir. ठीक है, हमेशा मैंने कहा है कहीं भी सोर्स लगाओ, प्रिंट आउट करवा के उन सबको एक फाइल बना लो। और जब भी आपका एग्जाम है, किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हो, यूपीएससी, किसी भी पीसीएस लेवल में, सिविल्स में जा रहे हो, एग्जाम से कितने दिन पहले का शेड्यूल होता है? 21 दिन में अपने आप को घर में आइसोलेट कर लो, ठीक है। बस फिर आप एक बार पेपर देके आना, फिर कहना मुझे कि हाँ सर, ठीक है। अभी जैसे यूजीसी के भी फॉर्म आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं भी हैं, ठीक है, कोशिश करना भर लेने की, ठीक है। देखो सर का पढ़ाया हुआ फस रहा नहीं, स्वस्थ फस रहा, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार लास्ट टाइम मुझे बता दिए, क्लियर है ना यहाँ तक? Yes, sir. अब मैं उठा रहा हूं एक आपका गिरनार का इंस्क्रिप्शन। गिरनार कहाँ है ये? गुजरात। वेरी गुड, Gujarat. आ जा रहा ना मजा पढ़ाने में, गुड। यही तो चाहिए मुझे रिस्पॉन्स, ठीक है। रिवीजन करो, रिवीजन करो, 1-2 साल की मेहनत है बस, है ना, फिर तो मजा ही मौजा। तो अब गिरनार के इंस्क्रिप्शन में मैंने आपको बड़ी अच्छी बात बताई थी, बताइए जरा क्या बात बताई थी? बड़ा सा पत्थर है और क्या क्या है? Sir, 3 राजाओं ने इस पे inscription. ठीक है, कौन कौन? सर एक तो अशोका, स्कंदगुप्त और फिर एक और. रुद्रदमन ना? Yes, sir. Yes. चलो अब यहां पर देखो, अगर आप ये चीज समझ पाए हो, और आगे बढ़ने से पहले देखो जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो मैंने सीधे यहां पर लिखा रुद्रदमन, रुद्रदमन। तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर गिरनार में तो अशोका का है, पर आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं यहाँ रुद्रदमन लिख रहा हूं, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, राइट। तो गिरनार इंस्क्रिप्शन और किसका? रुद्रदमन का। वो हमें क्या बताता है? वो क्या बताता है, ठीक है, स्टेट्स क्या बताता है? एक है बंदा पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त, ठीक है, ये नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पुष्यगुप्त का नाम कहां मिलता है? तो टिक करके आ जाएंगे गिरनार इंस्क्रिप्शन। आगे बताया गया जो पुष्यगुप्त है ये एक गवर्नर था। क्या था ये? गवर्नर था, ठीक है। और वहां पर गवर्नर तो हम बोलते हैं ना, पर इसको लिखा जाता था राष्ट्रीय। गवर्नर को ये लोग क्या कहते थे? राष्ट्रीय, ठीक है, ये बात याद रखना। तो गवर्नर था पुष्यगुप्त, कहाँ का गवर्नर था? ये था आपका सौराष्ट्र का, सौराष्ट्र का, ठीक है। कब था ये पुष्यगुप्त गवर्नर सौराष्ट्र का? कब था, किसके टाइम पीरियड में था? ये था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त के टाइम में था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था। तो आपसे देखो यहां से ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो यहां से आपके क्वेश्चन क्या तैयार हो गए कि पुष्यगुप्त किसका कंटेम्पररी था? किसका था? क्वेश्चन निकल के आएगा पुष्यगुप्त कहां का गवर्नर था? आंसर क्या है? सौराष्ट्र. सौराष्ट्र. और किसके इंस्क्रिप्शन में पुष्यगुप्त का जिक्र मिलता है? देखो
तो अगर आप अपने नोट्स इस लेवल में बनाते हो तो कहीं से भी क्वेश्चन घुमा दे हो, आपके पास आंसर है। तो प्लीज अपने नोट्स ऐसे बनाओ, अच्छे नोट्स बनाओ। यहां तक क्लियर है? सर ये चंद्रगुप्त वाला बताना एक बारी। ये चंद्रगुप्त के मौर्य का था, समकालीन। पुष्यगुप्त जो गवर्नर था, जो सौराष्ट्र का गवर्नर था, वो किसके समय पे था? चंद्रगुप्त के समय पे। ये कहां लिखा हुआ है? इस इंस्क्रिप्शन में। कौन से इंस्क्रिप्शन में? गिरनार। क्लियर हुआ? यस सर। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, मैंने शायद आपको पहले भी बताई थी ये बात कि एक कन्वेंशन था मौर्याज में। मौर्याज में एक कन्वेंशन था, एक प्रथा को ये फॉलो करते थे कि ये लोग क्या करते थे, राजा का जो बेटे होते थे राजकुमार, ठीक है, जो प्रिंस होते थे राजकुमार, उनको ये लोग स्टार्टिंग में गवर्नर बना देते थे, जिससे कि वो लोग शासन प्रशासन को समझें, राइट, इस तरह से। तो हमें क्या समझ में आता है कि ये माना जाता है कि जब अशोका स्टार्टिंग में आया तो अशोका एक गवर्नर था, ठीक है। अशोका क्या था? एक गवर्नर था। और उस समय राजा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त का बेटा। यानी कि अशोका का फादर। फादर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग बिंदुसार अशोका गवर्नर कहाँ का था, ठीक है। तो इसका आंसर है उज्जैनी। कहाँ का? उज्जैयानी। और मैंने आपको बताया था एटलीस्ट 4 प्रोविंसेस थे। उज्जैनी कहाँ का हेडक्वार्टर था? वेस्टर्न। बस यू हैव योर आंसर, वेस्टर्न। ठीक है। तो ऐसे देखो आपके नोट्स, ये आपके क्वेश्चन, बिलीव मी ये शायद पूछा गया है, मुझे याद आ रहा है, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक मुझे उम्मीद है सारी स्टोरी समझ में आ गई। और हमारा जो समझने वाली बात है वो ये है कि बस एक ट्रेंड याद रखना है। कन्वेंशन क्या था कि यहाँ पर आपको एक तरह की क्या दिख रही है? एरिस्टोक्रेसी। क्या दिख रही है? एरिस्टोक्रेसी में हमने देखा ही है कि ज्यादातर बड़े बड़े पद किसके पास रहते हैं? जो लोग नॉमिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं? नॉमिनेटेड प्लस इसमें आप नेपोटिज्म भी कह सकते हैं। नेपोटिज्म क्या होता है? परिवारवाद। परिवारवाद। तो एरिस्टोक्रेसी यही तो था, इसमें नॉमिनेटेड लोग होते थे, नेपोटिज्म था। पर ये एक अच्छा फॉर्म था, एज पर मैंने कल भी बताया था, एरिस्टोटल के हिसाब से ये अच्छा फॉर्म था। पर इसका करप्ट फॉर्म क्या बना आगे चल के? ओलिगैरी। ऑलिगैर्की, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ और अशोका के इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, सोर्स हमारा इंस्क्रिप्शन ही रहेगा, अभिलेख ही रहेगा। अब हम बात करेंगे खासकर प्रदेशिका की। एक व्यक्ति ऑफिसर है प्रदेशिका, शिका, PRADESHI प्रदेशिका। दूसरा हम बात करेंगे राजुका की, राजुका। और फिर हम बात करेंगे युक्ता की, युक्ता, ठीक है। आइए अब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे डायरेक्ट, ठीक है। प्रदेशिका के, ये ऑफिसर है, ये ऑफिसर के नेम है। हाँ बिल्कुल, अभी दिखा रहा हूं इनका क्या कार्य होता था वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रदेशिका, राजुका और युक्ता के बारे में, ठीक है। और इसका जो सोर्स है वो इंस्क्रिप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स सी, बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अशोका के इंस्क्रिप्शन हैं वो हमें इनके बारे में बताते हैं, और ये भी बताते हैं ये 3 के 3 एक प्रशासन में, ठीक है, प्रशासन में यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक अहम भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल था इनका, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल, तो ऑब्वियसली आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा। अब हम देखते हैं इनके बारे में, पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं इरेज कर रहा हूं इसे। अब मैं उठा रहा हूं आपका सबसे पहला, रॉक एडिक्ट 3। रॉक एडिक्ट 3। अब बताओ ये रॉक एडिक्ट 3 मैंने लिखा है, ये मेजर है माइनर है? मेजर। ऑब्वियसली जब भी ऐसा लिखा होगा रॉक एडिक्ट 3, 4, 5, 6, 7, तो आप समझ जाएंगे ये मेजर रॉक एडिक्ट है। तो मेजर रॉक एडिक्ट के लिए आपको स्पेशली लिखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, माइनर के लिए आपको लिखने की जरूरत होती है, ये बात याद रखना। मीन्स में एक प्रोटोकॉल है हमारा। वही बात हो गई जब आप बात करते हैं बीसीई की, तो बीसीई में तो मेंशन करना पड़ता है। क्या सीई के लिए मेंशन करना पड़ता है? मैं 2025 लिख रहा हूं, ये क्या है? वही बात याद रखना, ये आपके मेंस के लिए मैं वो बता रहा हूँ कि माइनर रॉक एडिक्ट जो हैं उनमें आपको मेंशन करना पड़ता है एक्सक्लूसिवली माइनर है ये। क्योंकि ऐसा है ना, हिस्टोरियन ने जब, क्योंकि माइनर रॉक एडिक्ट तो बहुत थे,
तो इसलिए कुछ हिस्टोरियन ने उनको 1 2 1 2 करके डिक्लेयर कर रखा है, 1 2 1 2, ठीक है। उनको भी नंबरिंग दे रखी है। तो आप कहोगे सर आपने तो कहा था नंबरिंग होती नहीं है। बिलीव मी, नंबरिंग नहीं होती है। माइनर रॉक एडिक्ट में नंबरिंग नहीं होती है। वो तो क्या है कि जो स्कॉलर्स होते हैं ना, वो एक से माइनर रॉक एडिक्ट को 1 2 1 2 कर रखा उन लोगों ने। इवेंचुअली बस ये याद रखना, अंत में ये याद रखना, माइनर रॉक एडिक्ट में नंबरिंग नहीं होती है। परंतु माइनर रॉक एडिक्ट के आगे आपको एक्सक्लूसिवली क्या लिखना पड़ेगा? माइनर, ठीक है। जिस ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको मीन्स लिखने होते हैं, ठीक है, निबंध लिखने होते हैं, इस तरह की चीजें याद रखना। चलो, अब हम बात कर रहे हैं, मैं मुद्दा उठा रहा हूं रॉक एडिक्ट 3 का। अब देखते हैं इसमें क्या बात है, ये क्या रिफर करता है, ठीक है। रिफर्स, ठीक है। यहां पर हमें मिलता है कि जैसे ये जो ऑफिसर्स हैं, जैसे मैंने नाम आपको बताया था, प्रदेशी का, राजू का, युक्ता। तो ये जो दीस ऑफिसर्स, ठीक है, एक साथ दे रहा हूं, दीस ऑफिसर्स, ठीक है, ये टूर पे जाते थे, चारों तरफ भ्रमण करते थे अपने साम्राज्य के, हर 5 साल में, 5 years में, ठीक है। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, हर 5 साल में पूरा भ्रमण करते थे। अब क्वेश्चन है कि 5 साल में ये लोग क्या करते थे, मतलब क्यों जाते थे हर 5 साल में? तो ये देखने जाते थे कि जो भी धम्म फैलाया गया है, धम्म फैलाया गया है, वो प्रॉपरली काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, क्या सिर्फ धम्म के लिए ही जाते थे? नहीं, अन्य कार्य भी होते थे, अदर वर्क भी होते थे। फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, रॉक एडिक्ट 3 से हमें पता चलता है, ये जो ऑफिसर्स हमने देखे थे, प्रदेशी का, राजू का और युक्ता, उनके लिए बताया गया है, ये हर 5 वर्ष में एक भ्रमण करते थे, चारों तरफ जाते थे और देखते थे कि धम्म की जो बातें हैं, क्या वो अच्छी तरह लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्या ये बात सत्य है कि धम्म की बातों को अगर नहीं मानोगे तो उसमें पनिशमेंट का प्रावधान था, हाँ या ना? यस सर था। था ना? तो इसीलिए क्या था कि ये लोग टूर मारते थे और देखते थे कोई अगर धम्म की बातों को नहीं फॉलो कर रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको पनिश भी करते थे। और दूसरा है, अन्य कार्य भी ये करते थे। अब अन्य कार्य तो कुछ भी हो सकता है, अदर वर्क्स में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो एक बार मुझे बता दीजिए, ये बात समझ में आई? सर 5 साल के गैप पर जाते थे या फिर 5 सालों के लिए जाते थे? नहीं नहीं नहीं, हर 5 साल के गैप में, एवरी 5 years। एवरी लिख देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, एवरी 5 years। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा माइंड होता है ना, सिविल्स इज ऑल अबाउट लिंकिंग। जैसे कभी आपको 5 साल की सरकार, आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि 5 साल की सरकार, है ना, 5 साल का 5 year प्लानिंग। जैसे हमारे इकोनॉमिक्स में जब रमेश सिंह की किताब आप पढ़ते हैं, तो रमेश सिंह की किताब में साफ लिखा है कि 5 year प्लान्स जो है हमने रशिया से लिए हैं, है ना। अब देखो आप क्या है, ये 5 years को आप कहां से उठा सकते हो, कि जो 5 years की प्रथा है, ये असल में भारत से ही आई है, उठा लो ये मुद्दा और एक दे दो, इसका आधार हमें कहां मिलता है, एविडेंस क्या दे दो? रॉक एडिक्ट 3। आप समझ रहे हो ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिविल्स। मतलब आप किसी भी जोन में जा सकते हो, कोई आपको पकड़ नहीं सकता, पर आपकी बातें फालतू नहीं होनी चाहिए। फालतू बात नहीं होनी चाहिए का मतलब क्या होता है, आपकी बात जस्टिफाई कैसे होगी, हमेशा क्या देना पड़ेगा आपको, एक प्रूफ। तो इसको वहां लिंक कर दो कि 5 years का प्रावधान हमारा हमेशा का है, इसीलिए हर 5 साल में क्या होते हैं हमारे चुनाव। उठा लो, रॉकेटिक 3 से डाल लो, प्रथा दिखा लो, हिस्ट्री में तो प्रथा मिल जाती है ना। तो ये भी आपको देखो कितना अच्छा पॉइंट मिल गया। तो अपने नोट्स में ना नीचे नीचे ना ग्रीन पेन का इस्तेमाल करके, भगवान करे आप लोग ग्रीन पेन होल्डर बन जाओ बहुत जल्दी। ग्रीन पेन कौन ये इस्तेमाल करता है बताओ? रेड पेन कौन इस्तेमाल करता है? टीचर। इंटरव्यू के इंटरव्यू के क्वेश्चन है बॉस। और ग्रीन पेन कौन इस्तेमाल करता है? हे भगवान, सर एडमिनिस्ट्रेटर। ग्रीन पेन कौन इस्तेमाल करते हैं? कल आप भगवान करे एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए तो क्या कौन सी पेन इस्तेमाल करेंगे? ग्रीन। 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 ठीक है, और कल आप बहुत अच्छे प्रोफेसर लेवल में चले जाते हैं, बहुत बड़े अध्यापक बन जाते हैं, तो आप कौन सी पेन इस्तेमाल करते हैं? अब बताओ, ग्रीन बड़ी है या रेड बड़ी है? ग्रीन। ग्रीन। मुझे पता था आंसर यही आएगा, ऐसा नहीं है, अपने अपने फील्ड में दोनों बड़ी हैं। अध्यापक को छोटा कर रहे हो, इसमें बड़ा छोटा कैसे हो सकता है, राइट? समझ रहे हो मेरी बात? मास्टर भी तो ग्रीन पेन का यूज करते हैं सिग्नेचर करने के लिए। किसमें? हेड प्रिंसिपल होते हैं। तो अरे तो प्रिंसिपल क्या होते हैं वो? हे भगवान, खुद ही मैंने कहा प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते बेटा।
हाँ जी सर होते। इसी बातें करी लड़की ने। और पहली बात है, अगर आपसे कभी पूछें ग्रीन पेन बड़ा है या, तो आपने कहना अपने अपने डोमेन पे, जब बात एडमिनिस्ट्रेशन की होगी तो कौन सा बड़ा है? ग्रीन। दोनों और जब बात समाज को एक सभ्य समाज बनाने की बात है तो वो जिम्मेदारी किसकी है? टीचर की। तो फिर लाल पेन। तो लाल और ग्रीन अपने लेवल पे समान है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। जी सर। अब इसी इंस्क्रिप्शन में हमारे एक साहित्यकार हैं, एक बहुत फेमस, उनका नाम है बोंगार्ड, BONGARD, बोंगार्ड 11। तो एक बार क्या करा करो, जब भी क्लास ओवर होती है एक बार इनके बारे में हल्की रिसर्च कर लिया करो। ठीक है, हालांकि इनके बारे में कोई जीवनी पूछेगा नहीं, फिर भी एक आइडिया हो जाता माइंड में। अब बोंगार्ड 11 जो है अपनी रिसर्च से हमें ये सजेस्ट करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं ये, कि जो राजुकास हैं, राजुकास जो हैं ये, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं किससे? आइडेंटिफाई कर रहे हैं राजुका से, राजुका को आइडेंटिफाई कर रहे हैं विथ, किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? विथ एग्रो, AGRO, एग्रो नोमोई। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, AGRONOMOI। मेरे साथ साथ ना नोट्स भी बनाया करो, ठीक है, नोट्स भी बनाया करो मेरे साथ साथ। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले याद रखना कि हमारे बोंगार्ड लेविन साहब हैं, वो अपनी रिसर्च के बाद ये सजेस्ट करते हैं कि जो राजुकास हैं वो किसके सिमिलर हैं? एग्रोनोमियो। और ये जो वर्ड है एग्रोनोमियो, ये इस्तेमाल किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, मेगास्थनीज ने इन राजुकास, यानी कि राजुकास का जो ड्यूटी थी, जो चार्जेस थे इनके, वो बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं किससे? एग्रोनोमोई से। एग्रोनोमोई किसने दर्शाया है? मेगास्थनीज ने। तो बोंगार्ड कहना क्या चाह रहा है? बोंगार्ड कहना चाह रहा है कि राजुका और एग्रोनोमोई एक ही है। क्या मैं समझा पाया? यस। यस सर। ठीक है, तो देख लो ये आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरी है। तो मैच द फॉलोइंग में वो आपसे एग्जाम के लिए क्या निकाल रहा है? क्वेश्चन ये वाला देखो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, एग्रोनोमोई। सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, आप बताते रहना आंसर। एग्रोनोमोई किस साहित्य में मिलता है? इंडिका। वेरी गुड। एग्रोनोमोई शब्द का इस्तेमाल किस साहित्यकार ने किया है? नेक्स्ट। वेरी गुड। एग्रोनोमोई जो है वो किससे मैच करता है? वेरी गुड, मिल गया आंसर आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन निकल गया आपके। ठीक है, यस। जैसे अभी आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, अभी आपने देखा उत्तराखंड में क्या चल रहा है, तो उत्तराखंड की जो आयोग है UKSSC, उनके जो निर्देशक हैं उनको हाईकोर्ट में ले जाया गया। अब आपको पता है ऑनलाइन रिकॉर्डिंग रहती है, अब तो यूट्यूब में एक ने डाला था, मैं देख रहा था, तो उससे पता है वो हाईकोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा तो हम जानते हैं, तुमने करना क्या है, तुम एक अच्छी तरह पेपर नहीं करा सकते? अरे कुछ क्वेश्चन वहां से उठाओ, कुछ क्वेश्चन वहां से उठाओ, कुछ क्वेश्चन इस बुक से उठाओ, कुछ क्वेश्चन उस बुक से उठाओ, पेपर करवाओ। सोचो, जस्टिस लेवल के आदमी भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि तुम लोग को पेपर कंडक्ट कराने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? अरे कॉपी करो। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसमें वो जस्टिस साहब भी थोड़ा ट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब में रखी है, देखना, आप डालना, बड़ी अच्छी तरह समझा। ये नहीं आ रखा था कि उधर पटवारी का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया था अभी अभी। हाँ, अभी तो बहुत, और अभी तो उसमें वो भी आ रहा है, अभी आज मैं देख रहा था कि जो लोग लग चुके हैं ना, उसमें भी आया बेचारे, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है 6 महीने से, जिन्होंने सैलरी भी उठा ली है। सोचो, पटवारी है वो, मेरी कजन भी निकली है पटवारी में, अभी वो छह क्या 1 साल हो गया होगा उसको, तो अभी उन पे भी गाज आने वाली है अगर वो पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, क्योंकि उसमें भी पता चला है कि उसमें पैसा चला है। पता क्या होगा? आपको क्या लगता है, ये लोग को रहने देते हैं, इनको भी निकाल देते हैं? सोचो, 1 साल से कोई बंदा पटवारी है और इवेंचुअली क्या पता चल रहा है कि पेपर क्या हुआ था? लीक। लीक। क्योंकि मैंने कहा है ना आपसे, जो सिविल मैटर्स होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव काम करते हैं। सिविल मैटर में आप रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? बड़ा चढ़ा। ना बेटा, रेट्रोस्पेक्टिव बड़ा चढ़ा कर नहीं होता, पिछला। पिछला, बैक डेट से, बड़ा चढ़ा कर नहीं होता। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? तो इसीलिए है ना, बड़ी दिक्कतें हो गई हैं समाज में ना। सर और
उत्तराखंड की तो ये ना वो भी आ रखी थी एक न्यूज में, जो वहाँ पे रामलीला हो रखी है ना, हाँ जी। उसमें भी इस चीज का मुद्दा उठा रखा है कि पटवारी का पेपर लीक हो गया, तुमने दिया था ये वो, उसमें भी बताने लग रहे हैं वो। बाप रे! उत्तराखंड का मैं हूँ, रह मैं रहा हूँ, लड़की को आपको उत्तराखंड से बड़ा प्यार हो रहा है यार, ऐसा क्या है भाई? नहीं सर, वो मैंने देखा आपकी था सर शादी हम न्यूज में उत्तराखंड आ में रहा है सारा। आपके घर में अलाउड होता है कि आप उत्तराखंड में शादी करवा सकते हैं आपकी? पता नहीं सर। क्योंकि हरियाणा में थोड़े लोग वैसे होते हैं ना कि घर हमारी बिरादरी में अगर आपके घर में ऐसी कंडीशन नहीं है तो बताना, उत्तराखंड के लड़के सच में अच्छे होते हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है? तो कोई लड़का देखूँ मैं आपके लिए? बता हाँ देना सर, आप पापा से। नो कह रही बेशरम, उत्तराखंड के लड़के बुरे तो नहीं होते मैडम। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक सर क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर एक वो आप चीज बताना कि जो अभी हमने रॉक एडिट 3 वाली बात की थी, हुँ। तो उसमें जैसे वो नोट बनाना है कि 5 साल वाली सरकार का भी आप इसमें रेफरेंस डाल सकते हैं, एक बार वो बताना कैसे होगा। इसमें बात है कि हर 5 साल में ये लोग भ्रमण करेंगे, यानी कि सुपरवाइज़ करने जाएँगे ना, काम सही हो रहा है, नहीं हो रहा। जी। और सरकार का भी तो ये होता है कि हर 5 साल बाद दोबारा से ये देखा जाएगा कि लोग अभी भी उस सरकार से खुश हैं नहीं या नहीं हैं। हर 5 साल में इलेक्शन क्यों होते हैं? जिससे कि ये पता चले कि सरकार सही से काम कर रही है, नहीं कर रही। यस और नो? देखो, मैच ऐसे करो, यहाँ पर ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, मैं राजूका को ले रहा हूँ, ठीक है? 3 ऑफिसर थे, पर एक राजूका को ले रहा हूँ। राजूका की ज़िम्मेदारी है हर 5 साल में वो कहाँ जाएगा? एक टूर मारेगा और टूर मार के वो क्या चेक करेगा कि धम्मा लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे धम्म को। यस और नो? यस सर। अब मैं ब्लू से इसको आज से लिंक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर धम्म यानी कि लोग धम्म को फॉलो कर नहीं कर रहे, तो यहाँ पर लोग के बदले सरकार को रख दो, ठीक है? सरकार को रख दो। और यहाँ पर जो राजूका है, राजूका में लोगों को रख लो, क्योंकि लोकतंत्र में ज़्यादा पावर किसके पास होती है? लोगों के पास। तो यहाँ पर हर 5 साल में सरकार इलेक्शन में क्यों आती है? क्योंकि लोग उसको चेक करते हैं ना, लोग अपना बहुमत दिखाते हैं। इलेक्शन मतलब क्या होता है? कि उसी की तो सरकार बनेगी जिससे मैक्सिमम लोग खुश हैं। यस और नो? यस। ठीक है? और यहाँ पर देख लो, टाइम पीरियड क्या है? 5 इयर्स। 5 इयर्स, ठीक है? देखो क्या होता है ना, याद रखना, एक चीज़ हमेशा सभी लोग सुनना मेरी बात। आपके दिमाग कितना किसी चीज़ को ग्रैस्प कर रहा है और वो कितना लिंक कर सकता है, वो किसी को कोई नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद सीखना होता है। अब क्वेश्चन है कि सर लिंकिंग कैपेसिटी हमारी कैसे डेवलप होगी? लिंकिंग कैपेसिटी आपकी डेवलप होती है कि आप कॉन्सेप्चुअली कितने साउंड हो रहे हैं। अगर आप रटने लगते हो चीज़ों को तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, मानते हो ना? पर क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली आप जितना चीज़ों को समझोगे, उतना आप अच्छा क्या कर लेते हो? लिंक। वरना तो मेरी क्लास में यहाँ 5-6 बच्चे बैठे हैं, वो लोग तो सारा मीन्स एक साथ करके आ जाएँगे, पर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग अगर मीन्स में बैठोगे, मैं ही आपसे अगर मीन्स राइटिंग करवाऊँगा एक ही टॉपिक पे, मैं कहूँगा फेडरेशन पे लिखो, मैं गारंटी दे रहा हूँ किरण जी का आंसर कुछ और होगा, गौरी जी का, अश्विन मैम का, होगा नहीं होगा बताइए? जी सर। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, तो आपके डायमेंशंस अलग-अलग होने चाहिए और हर डायमेंशन बिल्कुल सटीक होना चाहिए। यस और नो? हर डायमेंशन क्या होना चाहिए? जस्टिफाइड होना चाहिए। यस और नो? कॉन्सेप्ट का यही तो फायदा होता है, क्योंकि हम एक स्टोरी हमेशा जानते हैं, एवरी कॉइन हैज़, टू फेसेस। तो ये मिनिमम 2 फेजेस होते हैं, बहुत फेजेस होते हैं भाई ज़िंदगी में, ठीक है? आपके हमेशा आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप, जैसे डेमोक्रेसी मैंने उठाई, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आप क्लियर हो, डेमोक्रेसी उठाई। डेमोक्रेसी को नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल, कैसे दिखा सकते हैं? प्लाटो को उठा लो, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी किसे कहते हैं? प्लेटो। पार्ट 18 को उठा लो, पार्ट 18 क्या है आपका? इमरजेंसी। और वहीं इसकी बेनिफिट उठा लो, बेनिफिट उठाने के लिए आप कंपेयर कर लो किसे? हिटलर से। तो आपका दायरा किस लेवल का सोच रहे हो और कितने आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो, दिस इज योर मीन्स राइटिंग। क्या मैं समझा पाया? जी सर। तर्कपूर्ण व्यवहार निकल के आता है, ठीक है? चलो, तभी मैं कहता हूं ध्यान से सुनो एक एक चीज को, कहीं फंसते हो मुझसे पूछो सर एक बार और बताओ, ठीक है? चलो, तो यहां तक क्लियर है सबको? तो अब जो एग्रोनोमोई है उसका क्या मतलब है? और मेगास्थनीज ने तो इसके बारे में और भी बताया है, यानी कि जैसे हमने देखा जो राजुका है वही क्या है एज पर मेगास्थनीज?
एग्रो, एग्रोनॉमिक। और इसको अगर आप तोड़ोगे तो एग्रो, एग्रो शब्द जुड़ा होता है खेती से, ये सुनो। यस सर। और जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय आपको पता है हमारा जो इकोनॉमी होती थी, जो सेक्टर्स होते थे, एक ही होता था। कौन सा होता था? प्राइमरी, प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर होता था, और आपका एक सर्विस सेक्टर होता था। सर्विस सेक्टर हमेशा रहा है सर्विस सेक्टर, क्योंकि आप मुझे बताओ जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो किसमें आएगा? हाथों से जो आदमी बर्तन बना रहा है, हाथों से जो आदमी टेराकोटा से मूर्तियां बना रहा है ना, मिट्टी की मूर्तियां बना रहा है, ये सब किस सेक्टर में आएगा बताओ? सर्विस। सर्विस। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, उस समय खेती होती थी और सर्विस सेक्टर होता था। ये सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज हैं वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएगा या नहीं आएगा बताइए? यस। तो हमारे हमेशा प्राइमरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर बहुत पुराने हैं। तो इस समय जो प्राइमरी सेक्टर है खासकर खेती से रिलेटेड, तो यहाँ पर जो एग्रोनोमोई के बारे में जो बताया गया है यानी कि खेती, ये क्या करता था? खेती को मेजर करके राजा को डिटेल देता था, और राजा उस हिसाब से उस खेती को, वो जो मेजरमेंट है ना, यानी कि नपाई करता था जमीन की, खेती की नपाई करता था, और उस हिसाब से ये जमीनें अलॉट होती थी। ठीक है? और ये भी बताया गया है कहीं पर कि एग्रोनॉमी जो है वो मेजरमेंट के साथ-साथ फर्टिलिटी भी बताता था। ज़मीन की क्या बताता था? फर्टिलिटी। और आपने सुना होगा राजा बड़े दयावान होते थे। वो पुरोहितों को, पंडितों को ज़मीन दान पे देते थे, दान। ऋण नहीं बोल रहा हूँ मैं, दान। दान मतलब ग्रांट, फ्री में। पर क्या होता था, जब ये रिपोर्ट देता था ना, एग्रोनॉमियो जब रिपोर्ट देता था कि भैया ये ज़मीन की फर्टिलिटी 0 हो चुकी है, इससे कोई उपज नहीं होगी, इसी ज़मीन को दान दिया जाता था धार्मिक कार्यों के लिए। राजा बेवकूफ थोड़ी ना होते थे कि ऐसी जमीन दे देंगे। वो जमीन वाली देते थे, जिसमें इनके जो ऑफिसर्स होते थे वो रिपोर्ट देते थे कि ये जमीन की फर्टिलिटी क्या हो गई है? 0। क्योंकि आपको पता है एक ही जमीन चाहे वो कितनी भी फर्टाइल है, आप मानते हैं ना मेरी बात, कि उसमें अगर आप कंटिन्यू उसमें उपज करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपको नहीं लगता जमीन की फर्टिलिटी 0 हो जाती यस सर। है ना? यस। और उस समय देखो साइंस एंड टेक हमारा इतना बड़ा भी नहीं था कि हम लोग नए-नए लैब में हम लोग कुछ ऐसे खाद बना लें जिससे कि ज़मीन उपजाऊ हो जाए, या उस समय ऐसी भी नॉलेज नहीं थी कि ज़मीन को कुछ समय के लिए छोड़ दो, ज़मीन अपने आप को दोबारा रिकवर कर लेगी, या उस समय ऐसी नॉलेज भी नहीं थी कि एक से क्रॉप मत उगाओ। अगर आपने पहली बार एक्स क्रॉप उगाया है, तो अगली बार उसका के क्रॉप उगाओ। यस और नो? आजकल तो हमारे पास बहुत तकनीक है, इसलिए हमारी फर्टिलिटी ज़मीन की खोती ही नहीं है, बिकॉज़ वी हैव द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पर उस समय इतना एडवांसमेंट तो नहीं था ना, तो इसीलिए क्या होता था, जो ज़मीन की फर्टिलिटी 0 हो जाती थी, उन्हीं ज़मीनों को ये लोग किसमें देते थे? पंडितों को धार्मिक कार्यों के लिए देते थे। क्या मैं समझा पाया? यस और नो? क्लियर हो गया सबको? सर ये धार्मिक वाला क्या था? ये जो ज़मीन की फर्टिलिटी 0 हो जाती थी, उसी ज़मीन को ये लोग दान दे देते थे पंडितों को। अब पंडित को क्यों दे रहे हैं वो? कि वहाँ पर क्या हो? धार्मिक कार्य हो। क्योंकि जो राजा के बेटे होते थे, वो वानप्रस्थ करते थे। मतलब ऐसा समझ लो, गुरुकुल समझते हैं आप लोग? यस सर। गुरुकुल कहाँ होता था? कोई कॉलेज थोड़ी ना होते थे उस समय। उस समय ऐसे ही माहौल होता था जहाँ गुरु बैठते थे। उनका अपना एरिया होता था, तो बच्चों को वहीं छोड़ देते थे राजा, वहीं पढ़ेंगे वो। तो वो जो ज़मीनें होती थी, है ना? वो ज़मीनें राजा दान देता था बड़े-बड़े लोगों को मंदिर बनाने के लिए या गुरुकुल खोलने के लिए। पर ये ज़मीनें कैसी होती थी, इनकी फर्टिलिटी क्या होती थी? 0। ठीक है? देख, 0। राजा है भैया वो राजा। राजा तभी तो राजा है क्योंकि उसका माइंड चलता है। ठीक है? तो जनरली हम लोग क्या जानते हैं, हमने जो छोटी किताबें जो हम पढ़ते हैं, छोटी से मेरा मतलब है जो ओवरऑल बात नहीं करती है, छोटी-छोटी बातें करती है, वो यही तो बताती है कि पंडितों को राजा बहुत दान देता था, बहुत दानी होता था। पर रियलिटी कुछ और थी भैया, यहाँ पर इनके ऑफिसर्स होते थे। क्या मैं समझा पाया? जी सर। अब यहाँ से हमने आज के हिसाब से क्या देखा, क्या मैं राजू का, जिसे एग्रोनोमियो बोला है, क्या मैं इसी राजूका को आज के समय में पटवारी बोल सकता हूँ? यस सर। तो यस। फिर तो आपको दिख रहा होगा आज जिसे आप पटवारी कहते हैं, पटवारी की ये तो जिम्मेदारी है। पटवारी क्या करता है? ठीक है? क्या मैं समझा पाया? यस और नो? सबको क्लियर हो गया? अब आगे ये हमें, अग्रोनोमोई अग्रोनोमोई वाला थोड़ा बता दीजिए दोबारा से। मैंने कहा राजू का ही क्या है, एग्रोनोमियो। और एग्रोनोमियो ऐसा व्यक्ति होता था जो खेती की जमीनों की नपाई करता था, नपाई करता था, और साथ में जी ये भी रिपोर्ट देता था ये जमीन कितनी उपजाऊ है। ठीक है? ठीक है क्लियर? सर।
बस इसीलिए तो मैंने बोला आज के हिसाब से क्या है ये, पटवारी। अब इसी में एक चीज और बता देता हूं आपको, जैसे अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं जो जमीन होती है, जो लैंड होती है, वो हमारी स्टेट लिस्ट में आती है, ये सुनो। इसीलिए जो पटवारी के फंक्शंस होते हैं वो कहीं कहीं अलग दिखते हैं। जैसे उत्तराखंड में क्या होता है, पटवारी के पास जमीन नापने की पावर नहीं होती, हमारे वहां उत्तराखंड में नहीं होती है। पटवारी के साथ एक व्यक्ति होता है, अमीन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, अमीन एक अलग पद होता है। अमीन के पास एक नक्शा होता है, ठीक है, तो वो नक्शे के हिसाब से जमीन नापता है। कौन, अमीन। पटवारी नहीं है हमारे वहां पटवारी को अमीन की पावर नहीं दे रखी है। हमारे वहां पटवारी का मतलब होता है वो अमीन के साथ आएगा, क्योंकि गांव में जब आप जमीन नपवाते हो ना तो विवाद जरूर हो जाते हैं, लोग आ जाते हैं ना कि ये तो जमीन हमारी है, इस तरह से। तो उस विवाद को निपटाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पटवारी। पटवारी। और कोई कोई स्टेट में क्या होता है कि पटवारी ही अमीन होता है, मतलब उसके पास ये दोनों पावर होती है। तो आप अपने अपने स्टेट का चेक कर लेना। जैसे उत्तराखंड में पटवारी अलग होता है, अमीन अलग होता है, और ये दोनों ही साथ काम करते हैं, दोनों को साथ लाना पड़ता है। फिर लेखपाल भी यही है सर? हाँ, वही लेखपाल के पास क्या होता है, पूरा का पूरा ब्यौरा होता है। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो आप अपने अपने स्टेट में ऐसा मत सोचना कि मैंने आपके स्टेट का आपको देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर क्या है। आई गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया ना? तो ये चीज याद रखना कि राज्य सरकार कितनी पावर उसको दे रही है वो डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे राजूका के बारे में ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ देखते हैं क्या मिलती है। राजूका, तो यहां से समझ में आ गया पटवारी का नाम क्या है, राजू। ऐसा माइंड में फीड कर लो, पटवारी का नाम क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है कि राजू का जो शब्द है ये आपका आया है, ये जो शब्द निकल के आया है ये निकल के आया है रज्जू से, रज्जू, रज्जू, ठीक है। अब रज्जू का मतलब यहां पर बताया जा रहा है रोप। और आपको पता ही है पुराने जमाने में तो इंचटेप होते नहीं थे, तो वो किससे नापते थे, रस्सी से, है ना। वैसे ध्यान से अगर आप लॉजिकली सोचोगे, इंचटेप भी तो रस्सी है, बस उस रस्सी में नंबरिंग कर रखी है, मानते हो। तो रज्जू का मतलब ही होता है रोप। तो यहां से मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पाए, ठीक है। तो ये जो रज्जू का जो शब्द है, राजू का जो शब्द है ये निकला है रज्जू से, और रज्जू का अर्थ होता है रस्सी, रोप। तो इसलिए राजू का क्या करता था, वो जो मेजरमेंट करता था, एक रस्सी उसके पास रहती थी, उससे वो मेजरमेंट करता था। क्या मैं समझा पाया? यस सर। बाकी लोग को? चलो, अब क्वेश्चन है सर, हमने इतना पढ़ लिया तो इससे तो ये पता चल रहा है जो ये राजू का है, क्या इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी थी? बिल्कुल, ये हाई रैंक ऑफिसर्स में आता था, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स में आता था, ठीक है। जैसे आजकल आपका पटवारी जो है वो हाई रैंकिंग में नहीं आता है ना, कभी ऐसा थोड़ा होता है पीसीएस क्रैक करके आपके पटवारी बनते हैं, नहीं, पटवारी आपका हाई रैंकिंग में नहीं आता है, ठीक है। हाई रैंकिंग में कौन आते हैं, एसडीएम साहब। क्या कौन आते हैं? और आप जानते ही हैं तहसील में सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, परगना अधिकारी। परगना अधिकारी मतलब एसडीएम। एसडीएम बहुत पावर रखता है भाई, ठीक है। तभी तो जो आईएएस निकलते हैं, है ना, जो आईएएस निकलते हैं उनको भी पहले क्या करते हैं, शुगर मिल में डायरेक्टर बना देते हैं, फिर जब वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके बाद उनको एसडीएम बनाते हैं, फिर कुछ समय के बाद क्या बनते हो, डीएम, ठीक है। पर याद रखना तहसील में ज्यादा पावर डीएम के पास नहीं होती है। अभी कभी आप देखोगे ना जमीन जायदाद के देखोगे तो वहां पर सबसे बड़ा कौन होता है, परगना अधिकारी। बहुत पावर होती है परगना अधिकारी में, ठीक है। डीएम का अलग गेम है, डीएम अलग लेवल में होता है, उस पर चर्चा भी मैं नहीं कर रहा। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। चलो, तो यहां पर मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब रज्जुका के बारे में, यानी कि जो राजुका है वो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैं बात करूंगा युक्ता की, ठीक है, युक्ता। अब देखो क्या है ना, युक्ता का जिक्र हमें आपके अर्थशास्त्र में भी दिखता है, अर्थशास्त्र में युक्ता का जिक्र हमें अर्थशास्त्र में भी दिखता है। परंतु युक्ता का जिक्र हमें कहां नहीं दिखता है, नॉट मेंशन्ड, नॉट मेंशन्ड, कहां नहीं दिखता है, ठीक है। एक सेकंड, ये गलत हो गया। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं जैसे युक्ता का जिक्र मैंने कहा अर्थशास्त्र में हमें दिखता है, पर अर्थशास्त्र में राजुका का जिक्र नहीं दिखता है। राजुका अर्थशास्त्र में नॉट मेंशन्ड। क्या समझे आप? ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने कहा अर्थशास्त्र में भी युक्ता का जिक्र दिखता है, जैसे इंस्क्रिप्शन में तो हमें दिखता है
इंस्क्रिप्शन में हमें तीनों दिखते हैं, प्रादेशिका, युक्ता और राजुका। ठीक हो गया भैया। राजुका पे हमने अच्छी खासी चर्चा करी है। अब ये याद रखना, राजुका का जिक्र हमें कहां नहीं दिखता है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में राजुका का जिक्र नहीं है, परंतु अर्थशास्त्र में किसका जिक्र है? युक्ता का। युक्ता। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल जाता है, क्योंकि अगर सही से समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि युक्ता जो है, युक्ता कंपैरेटिवली, युक्ता वाला जो पद है वो राजुका से पुराना है। क्या कहा मैंने? कोई ऐसा पद, कोई ऐसा ऑफिसर जो आपको ज्यादा साहित्य में दिखता है, ज्यादा लिटरेचर में दिखता है कंपैरेटिवली अदर के, जो आपको सिंगल लिटरेचर में दिख रहा है या सिर्फ अशोका के पीरियड में दिख रहा है, तो उससे हम आइडिया क्या लगा लेते हैं कि ज्यादा पुराना पद कौन सा है। तो युक्ता और राजुका में ज्यादा पुराना पद कौन सा होगा? बताओ। युक्ता। क्यों? क्यों युक्ता पुराना कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि इसका जिक्र अभिलेखों के अलावा, इंस्क्रिप्शंस के अलावा कहां दिख रहा है? अच्छा, यू हैव योर आंसर। अब आप समझ गए, लॉजिकली आपने बातें लिखनी है, क्योंकि इतिहास क्या है, सच झूठ कौन जानता है भाई। सर मुझे ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो। ठीक है, समझो जैसे 1980s में हीरो है अमिताभ बच्चन, मानती हो? यस आज भी अमिताभ बच्चन हीरो है? बिल्कुल हीरो ही Yes. कहेंगे उन्हें, हीरो से कम है वो। अब वहीं पर मैं नाम ले रहा हूं आपका, मेरा फेवरेट राजकुमार राव। इसकी एक्टिंग मुझे बड़ी प्यारी लगती है, राजकुमार राव। राजकुमार राव का जिक्र आपको 1980 में दिखेगा? नो सर। पर कहां दिखेगा? 2025 में। अब मुझे बताओ, ज्यादा पुराना अमिताभ बच्चन है या राजकुमार है? सर अमिताभ बच्चन। ठीक है, और आप समझ लो, आप इस साहित्य को 2080 में पढ़ रही हो, आप बहुत आगे आ गई हो, 2080 में हो आप। अब मुझे बताओ, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, अलग अलग समय पे अलग अलग साहित्य में किसका नाम आ रहा है? अमिताभ का। राजकुमार का एक ही साहित्य में नाम आ रहा है। तो इस आधार पे आप क्या कह सकती हो? ऑन दिस बेसिस यू विल से ज्यादा पुराना कौन सा है? अमिताभ। क्या मैं समझा पाया? गौरी जी समझा? चलो गुड। क्लियर हो गया यहां तक सबको? यस और नो? Yes, sir. चलो वेरी गुड। और जो भी मैं बता रहा हूं ना, इसको लिखा करो और इसको अपने मीन्स में डालो, देखना फिर देखना। तो युक्ता का जिक्र कहां मिलता है हमें? अर्थशास्त्र में। ठीक है, और राजुका का मिलता है? नो सर। ठीक है। और जो युक्ता के बारे में बताया गया है, युक्ता के बारे में ये बताया गया, इसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं था, ये एक जनरल ऑफिसर था। जनरल ऑफिसर। ठीक है, जैसे जनरल ऑफिसर समझ लो आजकल के क्लर्क। जब आप क्लर्क निकल जाते हो तो आपको क्या लग रहा है? आपको कोई स्पेसिफिक काम होता है? क्लर्क मतलब होता है उसको कोई भी काम दिया जा सकता है, वो क्लर्क है। बैंक में क्लर्क की पोस्ट आती है ना, यस और नो? अब देखो, बैंकों में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एक ईडीपी डिपार्टमेंट होता है। ईडीपी डिपार्टमेंट मतलब यहाँ कंप्यूटर का सारा काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर लोन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका एचआरए डिपार्टमेंट होता है जो सैलरी वैलरी बनाता है। अब आप क्लर्क निकल गए, तो क्या होता है, आपको कहीं भी खींच देंगे। आपको फ्री देखा, आपको यहाँ डाल दिया, आपको फ्री देखा, आपको यहाँ डाल दिया, आपको फ्री यहाँ डाला। तभी तो आपने देखा होगा हर साल बैंकिंग में इतनी पोस्टें क्यों आती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन छोड़ता है? क्लर्क। और समस्या एक और है, स्केल 1 जो होता है ना, जिसे आप प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं, वो 2 साल तक पीओ रहते हैं, तो उनसे भी वो क्लरिकल का ही काम कराते हैं, क्योंकि 2 साल तक तो वो परमानेंट नहीं होते हैं ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा जॉब कौन छोड़ते हैं? पीओ भी। इसीलिए आपने देखा होगा हर साल बैंकिंग सेक्टर में इतने पद क्यों आते हैं, क्योंकि दबा के छोड़ते हैं ना लोग। मेरी बात समझ में आ रही है? तो राजू का जो है वो एक स्पेसिफिक ऑफिसर है, पर वहीं पर हमें युक्ता कैसा दिख रहा है? जनरल ऑफिसर। क्या मैं समझा पाया? यस और नो? पकड़ पा रहे हो ना? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? टफ तो नहीं लग रहा आप लोगों को? ऐसा तो नहीं लग रहा सर बहुत डेप्थ हो रहा है? नो सर। No, sir. ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, और आगे एक और हम देखेंगे। अब हम स्पेसिफिकली जो ऑफिसर्स अर्थशास्त्र में मेंशन है उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो आपने हेडिंग क्या डाल देनी है? अर्थशास्त्र ऑफिसर, अपोस्ट्रोफी एस लगा के। लेट्स सी इसमें हमें कौन कौन से ऑफिसर मिलते हैं। ठीक है, शुरू करें। अब अर्थशास्त्र तो आप जानते ही हैं, ये किताब ही किसमें लिखी हुई है? इसी में लिखी है ना? क्या ये बात सत्य है कि अर्थशास्त्र जो लिखी है वो स्टेट क्राफ्ट में लिखी है? यस। और मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज स्टेट क्राफ्ट?
स्टेट को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो क्या ये बात सत्य है कि यहाँ पर हमें चाहे शासन प्रशासन है वो बड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में मिलेगा, बड़ा चढ़ाकर, मानते हैं ये बात? Yes, sir. तो Yes. इससे आपको आइडिया मिल गया कि आपके एग्जाम के लिए इससे बतेरे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लेट्स सी क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले कि जो कौटिल्य साहब हैं वो राजा को एक एक प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि राजा ने हमेशा एक हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश करना चाहिए। क्या एस्टैब्लिश करना चाहिए? हेडक्वार्टर। और इस हेडक्वार्टर को उन्होंने नाम दिया है STHA, स्थानीय, NIYA। क्या लिखा मैंने? STHA NIYA, स्थानीय। यहीं से एक वर्ड निकल के आया है। क्या लिख रहा हूं मैं? स्थान मतलब क्या होता है इंग्लिश में? सर आप एक जगह, बार फिर से बताएंगे place. आपने क्या लिखा है, किंग को क्या बोला आपने? मैंने कहा कौटिल्य ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि किंग को हमेशा एक हेडक्वार्टर बनाना चाहिए और इस हेडक्वार्टर को कहा गया है, अर्थशास्त्र में लिखा है स्थानीय। ठीक है, क्लियर हो गया किरण जी? यस सर। हेडक्वार्टर तो लिखा नहीं होगा ना कौटिल्य ने, क्या लिखा है? स्थानीय। स्थानीय मतलब हेडक्वार्टर। अब स्थानीय से क्या किया जाएगा? एडमिनिस्टर किया जाएगा। हेडक्वार्टर हम इसलिए तो बनाते हैं कि वहां से सुपरविजन करें। एडमिनिस्टर किया जाएगा कम से कम 800 विलेजेस को। कितने विलेजेस को? मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी इसकी? अगर मानते हैं यहां पर 1600 विलेजेस हो जाएंगे तो कितने स्थानीय बनेंगे? 2। ठीक है, क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? तो स्थानीय वहां बनाया जाएगा जहां पर 800 विलेजेस होंगे। और ऐसे ही एक वर्ड और लिख रहा हूं, इंक चेंज कर लेते हैं। द्रोणा मुखा, द्रोणा मुखा। ठीक है, ये जो हेडक्वार्टर बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा जहां पर संख्या कितनी होगी? कितने गांव होंगे? 400 विलेज। स्थानीय वहां बनाया जाएगा जहां कितने गांव हैं? कम से कम 800। और 400 गांव होंगे तो क्या बनाया जाएगा? द्रोणा मुखा। अब द्रोण शब्द यहीं से तो निकला है। ड्रोन होता है ना, ऊपर उड़ता है, वो सुपरवाइज करता है। मानते हैं ये बात? आपने ड्रोन सुना होगा। क्लियर हो रहा है? ड्रोन होता है ना, पता है ना आपको ड्रोन क्या होता है? Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है सब लोग को? यस तो ड्रोन जो शब्द है ये देखो कहां से निकला? ड्रोना मुखा। कहां पर मेंशन है? अर्थशास्त्र में। और द्रोणा मुखा कितने गांव को देखेगा? 400. ठीक है, अब इसे मैं रेस कर रहा हूं वैसे ही। ठीक है, वैसे ही जैसे मैं सोचता हूं कभी मेरी बेटी होगी अब आप भी बोलो, सर कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा उसका नाम मैं रखूंगा करवाटिका। करवाटिका, क्योंकि मेरा नाम करुण है ना, तो मैं सोचता हूँ मेरी कभी बेटी होगी तो करवाटिका नाम रखूंगा। क्यों करवाटिका? मतलब है यहाँ पर वही ये एक ऐसा हेडक्वार्टर होगा जो कितने गांवों को देखेगा? 200। तो यानी कि है ना, 200 गांवों को देखने वाला कौन? करवाटिका। देखो नाम भी कितना प्यारा है, करवाटिका। ठीक है, तो याद रखना इसमें मेरा कॉपीराइट। आप लोग अपनी अपनी लड़कियों का ना पता। वर्षा जी की अभी शादी हो गई, लड़की होगी, लड़की में बुला रही है वर्षा जी मुझे और कह रही मेरी बेटी का नाम है करवाटिका। ऐसा मत करना वर्षा जी। सर मेरी शादी अभी नहीं होती। अभी नहीं होगी? नो सर। ऐसा कहने वालों की पहले जल्दी होती है, पता है? आपके हाथ पे थोड़ी ना। सर अभी तो पता है ना मुझे। ये पर बुलाना जरूर मुझे। हाँ जी सर। ठीक, तो करवाटिका समझ गए? तो आपने क्या, मैंने आपको क्या बताया? स्थानीय बताया, द्रोणा मुखा बताया और करवाटिका बताया। कोई क्वेश्चन किसी का? No, तो sir. ये तीनों ही हेडक्वार्टर है ना? हाँ, तीनों ही हेडक्वार्टर है, बस डिपेंड करता है कि गांव कितने अंडर। और एक और बता रहा हूँ हेडक्वार्टर जो है आपका सम SAM, समग्रहन, SAMGRAHAN, समग्रहन, ये हेडक्वार्टर है। यहां पर कितने गांव होंगे? अब आइडिया लगाओ कितने गांव होंगे? ऐसी इंस्टिंक्ट क्या कहता है आपका? 100। 100. बिल्कुल 10, क्योंकि मुझे पता था इंस्टिंक्ट 100 ही बोलने वाला है। 10। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके। तो हमने क्या क्या देखा जो आपने अभी देखा? तो सबसे पहले हमने देखा स्थानीय। स्थानीय में कितने गांव? 800। द्रोणामुखा में कितने गांव? 400। और करवाटिका में कितना गांव? 200।
और समग्रहण में कितना गांव? 10। दैट्स इट। क्या कोई यहां तक क्लियर है सबको? यस अब जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्थानिका बताया था, स्थानिका, जो स्थानिका बताया था जिसमें कितने गांव आएंगे अंडर? 800। ठीक है। तो इसके नीचे जो काम करेंगे, इसके नीचे काम करेंगे गोपास, मतलब इसके अंडर कौन आएंगे? गोपास। ठीक है। अब जो गोपास हैं, गोपास के अंडर कितने गांव रहेंगे? 5 से 10 विलेजेस। ठीक है। जैसे आप देखो यार, स्थानिका एक हेडक्वार्टर है ना। ठीक है। जैसे ये एरिया समझ लो, ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें 800 गांव आते हैं, तो यहाँ पर आपने हेडक्वार्टर बना दिया जिसे स्थानिका कहा जाएगा। ये वाला पार्ट क्या है? स्थानिका। अब स्थानिका कैसे काम करेगा? गोपास को हायर करेगा ना। एक गोपास ये हो गया, एक गोपास ये हो गया, एक गोपास ये हो गया, ये सारे ऑफिसर हैं गोपास। और इन गोपास के अंदर कितने कितने मैक्सिमम कितने गांव हो सकते हैं? 10-10। तो यानी कि 800 गांव हैं और 10-10 गोपास हैं, तो टोटल कितने गोपास होंगे? लगभग 80, अगर एक गोपास को 10 विलेजेस दिए जा रहे हैं। क्या मैं समझा पाया? सर एक बार फिर बता दो। बिल्कुल बता देता हूँ। जैसे ऐसे चार्ट से बनाना है इसको। देखो, ये है एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ऐसी तो होता है, पिरामिड बनता है ना। अब ये समझ लो ये हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, तो ऊपर हेडक्वार्टर है, और ये हेडक्वार्टर कौन सा है? स्थानिका। यस और नो? किरण जी क्लियर है? यस सर। स्थानिका मतलब इसके जो नीचे गांव होंगे, ये टोटल गांव कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 800 गांव। 800 गांव में क्या बनाया जाएगा? स्थानिका। अब स्थानिका अकेले तो रूल नहीं, ये तो हेडक्वार्टर है ना। हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में एक आदमी बैठता होगा, ठीक है। पर इसको रूल कैसे करेंगे? इसको डिवाइड हम करेंगे 10-10 में ना, 10-10-10-10-10-10-10 ऐसे करके ना। तो ये जो 10-10 में डिवीजन हो रहा है, ये ऑफिसर्स कौन है? गोपा 1, गोपा 2। समझ रही है मेरी बात आप? ऐसे एक गोपा के अंदर 8 से 10 गांव होंगे, 10 गांव मान लेते हैं, 10 गांव। इस गोपा के अंदर भी 10 गांव है, इस गोपा के अंदर भी 10 गांव है, इस गोपा के अंदर भी 10 गांव है। ठीक है। तो आज के हिसाब से क्या है, यहां पर आप बैठा दो सीएम साहब को। ठीक है। सीएम साहब पूरे राज्य के होते हैं, होते नहीं होते? Yes. है ना। सीएम साहब पूरे राज्य के होते हैं। सीएम के अंदर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 13 जनपद हैं, तो डीएम कितने होंगे? 13। DM1, DM2 ऐसी होगा किरण जी? यस ठीक है। बस यहाँ पर सीएम याद रखना, सीएम मैंने लिखा, सीएम अपने में सीएमओ सुना है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, ये अपने में एक इंस्टीट्यूशन भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर की बात की गई है। ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही? वही बात होगी, इसको ऐसे भी समझ सकती हो। कल ही मैंने बताया था कितनी जोनल काउंसिल है हमारी स्टार्टिंग में, 5 और जो एक एक्स्ट्रा बनी वो कब बनी? 1971 किरण जी पकड़ पाई? यस सर। ठीक है। तो याद रखना स्थानिका। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट दे देंगे कि जो गोपास के अंडर स्थानिका काम करता था। सही है? नो सर। बिल्कुल ठीक है। चलो, अब देखो यहां पर हमें और भी बताया गया कि जो जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जैसे भी गोपास की हमने बात करी, तो उनको जो पेमेंट किया जाता था वो काइंड पे नहीं किया जाएगा, काइंड पे नहीं किया जाएगा। पेमेंट हमेशा किस पे किया जाएगा? कैश पे। ठीक है। और यहीं पर हम देखेंगे, अब जैसे इन्होंने, हमने ये तो अभी तक देख लिया कि कितने गांव कितने, जैसे गोपास के अंदर 10 गांव आएंगे। इन्होंने, चाणक्य ने यानी कि कौटिल्य ने विलेज की बात भी की, विलेज में भी एक हेडमैन बनाया जाएगा, विलेज का भी एक मुखिया होगा, हेडमैन, जो उस गांव की जिम्मेदारी लेगा। ठीक है। उस हेडमैन को बोला गया है ग्रामिका। क्या बोला गया? ग्रामिका। ठीक है। जैसे आजकल आपको ग्राम प्रधान सुना होगा आप लोगों ने, उस समय क्या कहते थे? ग्रामिका। ठीक है। क्या मैं समझा पाया? और साथ साथ में गांव में कभी भी कोई फैसले लेने हैं तो वहां पर एक बनाया जाता था ग्राम वृद्धास। वृद्धास, वृद्ध होता है ना, यानी कि गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी एक सभा बनेगी, उनकी एक सभा बनेगी, और गांव से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या गांव में कोई भी विकास करना है, किस तरह से किया जाएगा, तो जो ये ग्राम वृद्धास जो सभा है, इसमें कि जो ओल्ड एज वाले हैं व्यक्ति गांव के, उनको शामिल किया जाएगा। क्या मैं समझा पाया? तो एक बार इसको चार्ट में बना लेते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हुआ।
तो अगर मैं इसको सबसे देखूं टॉप लेवल पे, मैं क्या लिखूंगा? स्थानिका। क्या लिखा मैंने? स्थानिका। कितने गांव मेंशन हो सकते हैं इसमें? जब 800 गांव होंगे तो क्या होगा? स्थानिका। अब इन स्थानिका को डिवीजन करो 10-10 गांव में, ठीक है? ये 10 गांव मान लो, ये 10 गांव मान लो, ये 10 गांव मान लो, ठीक है? तो इन 10 गांव का हेड कौन होगा? एक गोपा। गोपा 1 मान लो, ये गोपा 2 मान लो, ठीक है? इस तरह से 10-10 गांव, ठीक है? 5 से 10 की रेंज है तो हमने 10 मान लिया। अब इस गांव के भी अंदर आप देखोगे, गोपा किससे हाजिर जवारी मांगेगा? इस गांव का मुखिया कौन है? ग्रामिका। क्या नाम है गांव का मुखिया? कौन? ग्रामिका, ठीक है? और गांव में एक हमारी सभा है बुढ़े लोगों को, उसको क्या कहते हैं? ग्राम वृद्धा। सभा क्या कहलाती है? ग्राम वृद्धा। तो आपने एक चीज देखी ना, किस तरह से स्टेट क्राफ्ट, यानी कि ये बता रखा है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जरूर डाल रखा है, यानी कि जवाबदेही जरूर होगी, ठीक है? स्थानिका में हेडक्वार्टर में मानते हैं गवर्नर बैठा हुआ है, टेक एन एग्जाम्पल, क्योंकि ये क्लियर नहीं बता रखा कि स्थानिका में, ये हमें पता नहीं चल पाता कि स्थानिका में असल में हेड कौन है। स्थानिका तो हेडक्वार्टर है, पर उस हिसाब से हम देखेंगे, ये मानते हैं गवर्नर यहाँ बैठता है, तो गवर्नर को रिपोर्ट कौन करेंगे? गोपास। कौन करेंगे? सारे के सारे गोपास। और गोपास को रिपोर्ट कौन करेगा? गांव से संबंधित ग्रामिका। और गोपास कुछ गांव का सुधार करना चाहता है, तो उस सुधार के लिए सुझाव देने के लिए कौन कौन सी सभा बनी हुई है? ग्राम वृद्धा। किरण जी पकड़ भाई। यस सर। तो इस तरह से अपना जरा ना नोट्स में ना चार्ट बनाया करो, जिससे कि रिवीजन हो जाए, ठीक है? तो यहां से ही मैं रोकता हूं, ज्यादा पढ़ के भी फायदा नहीं है। तो काफी आज आपने देखा, काफी आपको फैक्ट्स मिल गए, तो प्यारे से नोट्स बनाओ, लेक्चर सुन सुन के रिकॉर्डिंग को 2x में लगाकर सुन लिया करो, ठीक है? चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी का? नो? सर हाँ जी। सर जैसे हमने वो 3 जो ऑफिसर पढ़े, प्रदेशिका, राजुका और युक्ता, जी 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 तो जी। सर जो प्रदेशिका है तो यानी उसका यानी हमने वो एक ही जो राउगेडिक 3 में लिखा हुआ है, तो यानी वो तीनों मिलकर हम स्प्रेड अच्छी तरह से उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो तीनों जाते थे या फिर प्रदेशिका का कोई सेपरेट भी ऐसे कोई काम था, कोई टास्क? देखो अभी ऐसा है ना कि जैसे जिस हिसाब से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, उसमें मैं एक एजम्पशन बेस्ड आंसर दूंगा आपको, कि तीनों तीनों जाते थे, तीनों को जिम्मेदारी दी जाती थी। किसको? प्रदेशिका, राजुका और युक्ता। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सर तीनों कैसे जाते होंगे? तीनों के तो अपने काम होंगे, तो इसका आंसर तो क्योंकि उतना ही हमें पता रहता है जितना लिखा हुआ होता है। मेरी बात समझ रही हैं आप? और अभी तो ऑफिसर्स अभी और आ रहे हैं, अभी कल वाली क्लास में देखना बहुत ऑफिसर्स आने वाले हैं। गौरी जी समझ पाई? यस। ठीक है, चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर प्रदेशिका के बारे में सर हमें ज्यादा नॉलेज नहीं मिलती है। प्रदेशिका के बारे में हमें उतना नहीं पता चलता है, वो आगे आएगा, कल भी कुछ ऑफिसर्स हैं, उस पर चर्चा करेंगे। फिर जब पूरे ऑफिसर्स हमारे खत्म हो जाएंगे, फिर हम एक बार कंसोलिडेट कर लेंगे। कंसोलिडेट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी आपने पार्शियल पढ़ा है ना, समझ रही है मेरी बात? वरना आपको पता है मैं हर क्लास के बाद एक कंसोलिडेट कर लेता हूं, ठीक है? तो अभी तो है ना, एक्सेस नहीं करना चाहिए ना, कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए। इतने नोट्स बनाओ, इतने नोट्स बनाओ, ठीक है? अब आप खुद देखो धीरे धीरे आपके पास कितने नोट्स आ गए। यस सुनो। यस सर। चलो, अच्छा एक चीज और है, आज शाम की क्लास शायद पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि थोड़ा मेरे ताऊजी की तबीयत बिगड़ गई है, अभी पता चला मुझे। अगर इफ इन केस मैं घर चला गया, घर मतलब अभी आई मीन हल्द्वानी, अगर मैं खुरपताल गया तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। अगर मैं क्लास नहीं ले पाया तो आप लोगों को मैंने कहा छुट्टी आप लोगों की नहीं होती है, ठीक है? आप लोगों के लिए मैंने क्या भेज रखा है? चॉकलेट। वो उसको पढ़ना शुरू करें, ठीक है? हालांकि आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं क्लास ले लूं। अगर नहीं ले पाया तो आप समझ जाना कि ज्योग्राफी वो जो भेजा है मैंने, आज आपके पास यूनिट 2 भी आने वाली है, ठीक है? प्लीज जरा इसको करते रहना, ठीक है? क्लियर है सबको? पूनम जी समझ में आ रहा है? जी सर। गौरी जी आपको? गौरी जी आप तो क्लास में थी शायद? सर अभी मेरी आज 10 बजे है कॉलेज में क्लास। गुड, अच्छा कर रही हो। मैं भी ऐसे ही करता था जब, है ना, मैंने तो गाड़ी में बैठ बैठ के क्लासेस पढ़ाई है, बता।